नमस्कार, लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। भारत का व्यापार घाटा कम हुआ है। जून में भारत से $35 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ, जो पिछले साल इसी महीने हुए निर्यात से 0.05% कम रहा। आयात भी 3.71% घटकर $53.92 बिलियन का रहा। इस तरह भारत का आयात और निर्यात का अंतर यानी व्यापार घाटा $18.78 बिलियन पर आ गया, जो पिछले 4 महीनों में सबसे कम है। ऊंची कीमतों और कम डिमांड के चलते गोल्ड इंपोर्ट $183 करोड़ यानी 15,798 करोड़ रुपए का रहा, जो साल भर पहले से 23% से कम है। वहीं चांदी का आयात 130% बढ़कर 1,959 करोड़ रुपए का हुआ। जून में भी भारत से सबसे ज्यादा निर्यात अमेरिका को हुआ, वहीं सबसे ज्यादा आयात चीन से किया गया। अमेरिका को निर्यात साल भर पहले से 25.3% बढ़कर $829 करोड़ का रहा। वहीं चीन से 2.5% बढ़कर $951.9 करोड़ का रहा। जून में ओवरऑल पेट्रोलियम, फैब्रिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर, आयरन और तिलहन, काजू, मसाले और कॉफी का एक्सपोर्ट घट गया है। वहीं इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, चाय, चावल, रेडीमेड गारमेंट्स, केमिकल्स, सी प्रोडक्ट्स और दवाओं का निर्यात भारत से बढ़ा है। अप्रैल और जून की तिमाही में भारत से एक्सपोर्ट 1.92% बढ़कर $112 बिलियन हो गया। वहीं आयात 4.24% बढ़कर $180 बिलियन का रहा। इस दौरान ट्रेड डेफिसिट बढ़कर $67.26 बिलियन हो गया, जो साल भर पहले $62.1 बिलियन था। साल की पहली तिमाही में गुड्स और सर्विसेज का कुल एक्सपोर्ट $210 बिलियन होने का अनुमान है, जो पिछले साल से 6% ज्यादा है। यही रफ्तार रही तो मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में निर्यात का आंकड़ा पिछले साल के $825 बिलियन से ज्यादा रहेगा। बायो स्टिमुलेंट की बिक्री को लेकर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बायो स्टिमुलेंट के मामले में हम किसानों के साथ किसी भी हालत में धोखा नहीं होने देंगे। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि वे कोई भी अनुमति देते समय किसानों की सूरत को ध्यान में रखें। हम देश के छोटे किसानों के साथ किसी भी हालत में अन्याय नहीं होने देंगे। शिवराज सिंह ने कहा कि कुछ बेईमान गड़बड़ियां कर रहे हैं, जिससे किसानों को बचाना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश में बायो स्टिमुलेंट कई सालों से बिक रहा है और हर साल इसकी बिक्री की अनुमति की अवधि बढ़ाई जाती रही है, लेकिन फील्ड से शिकायतें आती हैं कि इसका कोई फायदा नहीं है, फिर भी ये बिक रहा है। इसलिए अब इसका रिव्यू करना आवश्यक है कि क्या इससे वास्तव में किसानों को फायदा हो रहा है या नहीं। किसानों के भरोसे के लिए बायो स्टिमुलेंट का ICAR से परीक्षण भी आवश्यक है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान हमारे लिए सर्वोपरि हैं, इसलिए ये देखा जाए कि किसानों के लिए ये तकनीक कितनी उपयोगी है। उन्होंने कहा कि वर्षों से हजारों कंपनियां बिना वैज्ञानिक प्रमाण या फील्ड ट्रायल के बायो स्टिमुलेंट बेच रही हैं। पहले 30,000 से ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स को बाजार में बेचने की अनुमति मिली थी, लेकिन सख्ती के बाद अब इन प्रोडक्ट्स की संख्या सिर्फ 650 रह गई है। इससे साफ है कि कंपनियों को मंजूरी देने की प्रक्रिया में किसानों के हितों को अनदेखा किया गया। भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जबरदस्त उछाल आया है। जून 2025 में पिछले साल के मुकाबले इसमें 420% की बढ़ोतरी हुई। पिछले साल यह आंकड़ा 1.4 गीगावाट था, जो इस साल बढ़कर 7.3 गीगावाट हो गया। मुंबई में IVCA रिन्यूएबल एनर्जी समिट में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया, आज के समय में सोलर एनर्जी की कीमत थर्मल एनर्जी के मुकाबले काफी कम है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारत ने सोलर एनर्जी क्षमता में कमाल का विकास किया है। ये 4000% बढ़ा है। साल 2025 तक ये 2.82 गीगावाट से बढ़कर 117 गीगावाट हो गया। विंड एनर्जी की कैपेसिटी भी इस दौरान 21 गीगावाट से बढ़
51 गीगावाट से ज्यादा हो गई, यानी इसमें 140% की बढ़ोतरी हुई। 2024 में बिजली क्षेत्र के 83% निवेश रिन्यूएबल एनर्जी में हुए। क्लीन एनर्जी में भारत को एक साल में 2.4 अरब डॉलर का निवेश मिला, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। यानी दुनिया भर के लोग भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं। ग्लोबल प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर डिलॉयट ने कहा है कि एआई उद्योगों और रोजमर्रा की जिंदगी को नया रूप देने वाली एक ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी पावर है, जो खत्म होने वाली नौकरियों से कहीं ज्यादा नए अवसरों को जन्म देगी। डिलॉयट के साउथ एशिया क्षेत्र के सीईओ रोमल शेट्टी ने कहा कि मोर एडवांस्ड स्टेजेस में एआई एक बेहद मददगार और जरूरी साधन के तौर पर काम कर सकता है, और ये मानवीय प्रतिभा की जगह लेने की बजाय उसकी मदद करता है। उनका ये बयान एमआईटी के मीडिया लैब में हाल ही में आए एक रिसर्च की पृष्ठभूमि में काफी महत्वपूर्ण है। इस स्टडी से पता चला कि एआई उपकरणों की दक्षता में सुधार कर सकता है, लेकिन जनरेटिव एआई पर ज्यादा निर्भर लोगों की याददाश्त समय के साथ कम होने लगती है। उन्होंने नौकरियों पर एआई के असर के बारे में पूछे गए एक सवाल पर कहा कि एआई के आने से कुछ तरह की नौकरियां खत्म हो सकती हैं, लेकिन इतिहास बताता है कि नई तरह की भूमिकाएं और बिजनेस मॉडल उभर कर सामने आएंगे। शेट्टी ने एक स्टडी का हवाला देते हुए कहा कि हर एक नौकरी के नुकसान पर 2 नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि यह सिलसिला पिछली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस के रुझानों की भी पुष्टि करता है। शेट्टी ने कहा कि एआई शायद हमारे जीवन काल में घटने वाली सबसे विघटनकारी चीज है, कम से कम इस दशक की सबसे ज्यादा बदलावकारी चीज। ये कई नई चीजें पैदा करेगी। उन्होंने कहा कि अतीत की तुलना में नई तरह की नौकरियां पैदा होंगी, पुरानी खास तरह की नौकरियां शायद खत्म हो जाएंगी। इसके साथ ही शेट्टी ने एआई में एथिक्स, सिद्धांत और शासन को शामिल करने के महत्व पर भी जोर दिया। सिंगापुर की सरकारी निवेश कंपनी टेमासेक भारत में निवेश को लेकर बेहद उत्साहित है। कंपनी के मुताबिक भारत की मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था, स्थिर नीतियां और उपभोक्ताओं की बढ़ती खरीदारी की आदतें उसे इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे फेवरेबल कंट्री बनाती हैं। टेमासेक ने भारत में लगभग $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है और अगले 3 सालों में उसका लक्ष्य $10 बिलियन के निवेश का है। केंद्र सरकार के वित्तीय सेवा विभाग ने 1 जुलाई 2025 को शुरू किए गए 3 महीने के राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत अब तक 1,40,000 से ज्यादा नए प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट्स खोले हैं। इसके साथ ही 3 जन सुरक्षा योजनाओं के तहत 5,40,000 से ज्यादा नए रजिस्ट्रेशन भी किए गए हैं। ये अभियान 30 सितंबर तक चलेगा। इसका उद्देश्य देश में हर ग्राम पंचायत और शहरी निकाय तक इन योजनाओं की पहुंच बढ़ाना है। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अभियान में प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना को बढ़ावा देने पर खास ध्यान दिया जा रहा है। ये इनिशिएटिव हर पात्र नागरिक को इन योजनाओं के लाभ दिलाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। 1 जुलाई से अभियान शुरू होने के बाद अब तक देश भर में विभिन्न जिलों में 43,000 से ज्यादा विशेष शिविर लगाए जा चुके हैं, जिसमें लोगों को वित्तीय योजनाओं की जानकारी दी गई और उनका रजिस्ट्रेशन किया गया। इस अभियान के तहत लगभग 2,70,000 ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों को कवर किया जाएगा। जन धन योजना के तहत अब तक देश में कुल 55 करोड़ 44 लाख खाते खोले जा चुके हैं। इनमें से 56% खातों की मालिक महिलाएं हैं। इन खातों में कुल जमा राशि 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुकी है। वित्त मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि मीडिया में जो रिपोर्ट्स सामने आई थीं कि जनधन योजना के निष्क्रिय खातों को बंद किया जाएगा, वे गलत हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि उसने बैंकों को निष्क्रिय जनधन खाते बंद करने का कोई निर्देश नहीं दिया है। सावन के महीने में सोना लगातार सस्ता हो रहा है। सोने का भाव 16 जुलाई 2025 को 500 रुपए तक सस्ता हुआ। देश के सबसे बड़े बुलियन मार्केट में 24 कैरेट सोने का भाव 99,400 रुपए और 22 कैरेट सोने का रेट 91,000 से ऊपर चल रहा है। 1 किलो चांदी का भाव 1,14,000 रुपए तक है। चांदी अपने नए पीक से थोड़ा नीचे आई है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मंगलवार को सोने की कीमतों में गिरावट का मुख्य कारण डॉलर की मजबूती और मुनाफा वसूली को माना जा रहा है। निवेशकों ने सुरक्षित विकल्प के रूप में सोने से थोड़ी दूरी बनाकर मुनाफा वसूली का रास्ता चुना है। इस वजह से सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। रूस की बहुत सारी इंडस्ट्रीज मजदूरों की कमी से जूझ रही हैं। इसे देखते हुए रूस इस साल के अंत तक
भारत से 10 लाख कामगारों को इंपोर्ट करने की तैयारी में है। यूराल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रमुख एंड्री बेसेडिन ने बताया कि इस साल के अंत तक भारत से 10 लाख एक्सपर्ट्स रूस आएंगे। रूस के स्वेदरलॉस्क रीजन में काम करने वालों की भारी कमी है, जो भारतीयों के आने से पूरी होगी। इस इलाके में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहां सेना से जुड़े हथियार भी बनाए जाते हैं। यूराल वैगन जावोद भी यही है जो T-90 टैंक बनाती है, लेकिन उसके पास काम करने वालों की कमी है। यूक्रेन से जंग के चलते यहाँ के ज्यादातर युवा सेना में भर्ती हो चुके हैं और कुछ फैक्ट्रियों में नहीं जाना चाहते। रूस की कई बड़ी कंपनियां चाहती हैं कि भारत से लोग आएं और इनके कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, मेटल फैक्ट्रीज और मशीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में काम करें। रूस भारत के साथ ही श्रीलंका और उत्तर कोरिया से भी मजदूरों को बुलाने की तैयारी कर रहा है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चीन की दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ अनुमान से ज्यादा है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के चलते दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर छिड़ने की वजह से पिछली तिमाही में चीन में इकोनॉमी की रफ्तार सुस्त रही थी। हालांकि इसके बाद दूसरे क्वार्टर में चीन की जीडीपी 5.2% की रफ्तार पकड़ने में कामयाब रही। इस बीच औद्योगिक उत्पादन पिछले साल जून की तुलना में 6.8% बढ़ा, जो पिछले महीने से 5.8% से ज्यादा है। बेशक ट्रेड वॉर से चीन को झटका लगा है, लेकिन चीन पर उसका उतना असर नहीं पड़ा है। हैदराबाद में औद्योगिक लेमिनेट्स बनाने वाली कंपनी लेमटफ ने भारतीय शेयर बाजार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की तैयारी शुरू कर दी है। कंपनी ने सेबी के पास ड्राफ्ट एंड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट्स दाखिल कर दिया है ताकि वो अपने प्रस्तावित आईपीओ के लिए मंजूरी प्राप्त कर सके। लेमटफ का ये प्रस्तावित आईपीओ 2 हिस्सों में बंटा होगा, जिसमें 1 करोड़ नए शेयर जारी किए जाएंगे और कंपनी के प्रमोटर 20 लाख शेयर ऑफर फॉर सेल के तहत बेचेंगे। कंपनी इस इश्यू से जो पूंजी जुटाएगी उसका एक बड़ा हिस्सा उसकी मौजूदा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के विस्तार में खर्च किया जाएगा। डीआरएचपी के अनुसार लगभग 60 करोड़ रुपए तेलंगाना में स्थित फैक्ट्री के विस्तार के लिए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा 34 करोड़ रुपए की राशि पूंजी की जरूरतों को पूरा करने में और कॉरपोरेट इस्तेमाल में लगाई जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिग्गज ई कॉमर्स कंपनियों अमेजॉन और फ्लिपकार्ट सहित कई और ई कॉमर्स वेबसाइट्स को डांटा है। अदालत ने उन्हें रिलायंस और जियो ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने वाले उत्पादों को न बेचने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने आदेश दिया कि रिलायंस और जियो के ट्रेडमार्क का वायलेशन करने वाले सभी प्रोडक्ट्स के निर्माण और उनके विज्ञापनों पर भी रोक लगा दी जाए। असल में कई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर रिलायंस और जियो के ट्रेडमार्क से मिलते जुलते नामों और लोगों का इस्तेमाल कर प्रोडक्ट्स को बेचा जा रहा था। रिलायंस और जियो की साख का फायदा उठाकर ये कंपनियां ग्राहकों के भरोसे से खेल रही थीं। हाईकोर्ट ने कहा कि जिस भी प्रोडक्ट को रिलायंस या जियो ने नहीं बनाया है उसे इनके नाम से नहीं बेचा जा सकता। ये थे आज के कॉरपोरेट जगत के कुछ खास समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.